नमस्कार, मैं सुजीत कुमार मिश्र, पंडित श्री नित्यानंद झा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिजोल, मधुबनी, बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे नाटक के गतिविधियों का उपयोग विद्यालयों में क्यों अनिवार्य है। उसके बाद उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि नाटक के माध्यम से अधिगम की योजना बनाने से पूर्व किन किन बातों पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद उसी के क्रम में हम लोग बात करेंगे कि हम नाटक से संबंधित कैसी योजना बनाएं जिससे अपने शिक्षण लक्ष्यों को हम लोग सहजतापूर्वक प्राप्त कर सकें। नाटक का तात्पर्य सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह सतत अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। नाटक और नाटक के विभिन्न गतिविधियों के इस्तेमाल की भाषा को सीखने में निश्चित लाभ तो मिलता ही है, साथ ही इससे बच्चों को मौका मिलता है कि वो सीमित भाषा के साथ अमौखिक संवाद साधनों जैसे कि शारीरिक गतिविधियों और चेहरे के हाव भावों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भाषा को संप्रेषित कर सकें। इसके अलावा ऐसे बहुत अन्य कारक भी हैं जो नाटक को संपूर्ण अधिगम में एक बहुत ही सशक्त उपकरण के रूप में बन जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक कक्षाओं में देखा जाता है कि कक्षा में पढ़ाने के क्रम में लयबद्ध एवं स्वस्वर गिनती या कविताएं आदि जो भी होती है वो छात्रों को जल्दी स्मरण हो जाती है। नाटक के माध्यम से अधिगम की योजना को बनाने से पूर्व कुछ जरूरी बातों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि शिक्षण लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे नाटक का कोई दूसरा कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बच्चों का उत्साहवर्धन आवश्यक है। वास्तव में किसी भी नाटक का जो नाटकीकरण होता है वो अत्यंत उत्साहवर्धक होता है और बालकों को उसे पूरा करने में बहुत आनंद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा एक ही गतिविधि एक ही समय पर विभिन्न स्तरों में की जा सकती है। नाटक का प्रदर्शन प्रतिभागियों के सामने स्पष्ट रहता है, इसलिए वे आश्वस्त महसूस करते हैं और उसे पाने के लिए उनके सामने एक लक्ष्य भी होता है। यदि बच्चों को आरंभ में ही यह पता हो कि उसके एक या दो समूहों के साथ जो है सो उसके द्वारा तैयार किए गए नाटक को मंचित करने के लिए कहा जाएगा या उनका वीडियो बनाया जाएगा या उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तब बच्चों का नाटक के प्रति जो है वो उत्साह दुगुना हो जाएगा। उसके बाद नाटकीकरण छोटी उम्र से ही बच्चों के जीवन का जो है वो अभिन्न अंग हो जाता है। बच्चे लगभग 3 या 4 साल की उम्र से ही दृश्यों और कहानियों का अभिनय करने लगते हैं। वे खरीदारी करने या फिर डॉक्टर के पास जाने जैसी उन स्थितियों में वयस्कों का अभिनय करने लगते हैं, जो उनके जिंदगियों का हिस्सा बन होता है। रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी कई संभावित स्थितियां होती है। बच्चे कई बार दूसरों की नकल या निरीक्षण यानी कि रोल प्ले करते हुए अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। वे उन स्थिति की भाषा और पटकथा का अभ्यास करते हैं और उसमें शामिल भावों को अनुभव करते हैं, ये जानते हुए कि वे जब चाहें तो वास्तविकता में लौट सकते हैं। ऐसे स्वांग बच्चों को उनके ज़िंदगी में आगे आने वाली वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। यह वास्तविक जीवन का पूर्वाभ्यास ही है। इस तरह के स्वांग उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और उनकी कल्पनाशीलता को विकसित करते हैं और साथ ही साथ उस भाषा को इस्तेमाल करने का मौका देते हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से बाहर की होती है। आप उनसे पंचतंत्र का बंदर या खरगोश या बुद्धू शेर, अलादीन का जादुई कालीन या एक डाकू होने के लिए कह सकते हैं और फिर
उस व्यक्तित्व या भूमिका को विकसित करने वाली उपयुक्त भाषा का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे चरणों के साथ अपनी कक्षा में नाटक से बच्चों का परिचय करवाना चाहिए, जो सरल है। उदाहरण के लिए किसी दानव की नकल करो, किसी रोल मॉडल की नकल करो, बंदर या भालू की नकल करो। इस तरह की बहुत सारी बातें हम उनके द्वारा करवा सकते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, अल्प नियंत्रण युक्त गतिविधियाँ जैसे नाटक की ओर जो है सो हम उसे लेके बढ़ सकते हैं। नाटक सिखाने के क्रम में हो सकता है कि आपको उन्हें साधारण सी चीज़ें जैसे अपने हाथों को फैलाना, छोटे और बड़े कदम लेना, मनोभावों को प्रदर्शित करने के लिए अपने चेहरे और पूरे शरीर का इस्तेमाल करना, विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न भाव भंगिमाएं आदि भी सिखानी पड़ सकती है। बच्चों का भाषा के प्रति अपने शारीरिक अभिव्यक्ति अभिनय की तरफ पहला कदम ही होता है। बच्चों को अक्सर यह आभास नहीं होता कि वो चीज़ों को अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। उनसे शब्दों या वाक्यों को जोर से, धीमे से, क्रोधी स्वर में या दुखी स्वर में बोलने के लिए कहना भी उसके लिए आवाज़ को उतार चढ़ाव के द्वारा विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति सिखाने का अच्छा तरीका हो सकता है। उसके बाद बच्चों के आयु वर्ग के संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए नाटक के विषय का चयन करना चाहिए और उसे हम कुछ स्तर में बांट के उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे सामान्यतः रंगों की पहचान, अंकों की पहचान तथा भाषा वाक्यांशों को पढ़ना, समझना, ये सब बातें तो कर लेते हैं, परंतु उनमें भाषा का सक्रिय इस्तेमाल बहुत सीमित होता है। अतः इस स्तर पर कराए जाने वाला जो नाट्य क्रिया है वो शाब्दिक कम और शारीरिक क्रियाओं वाली ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही नाटक का विषय उसके तात्कालिक आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्तर हम प्राथमिक स्तर को कह सकते हैं। इस स्तर के बच्चे पूर्व प्राथमिक बालकों की तुलना में भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा सक्रिय रूप से कर सकते हैं और सरल वाक्य व प्रश्न बना पाते हैं। उनके पास ज़्यादा बड़ी शब्दावली होती है। उदाहरण के लिए कपड़े, दुकानें, शरीर के अंग, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली क्रियाएं और समय बता पाना आदि क्रियाएं वो कर सकते हैं। अतः उनके लिए नाट्य क्रियाओं में तदनुसार विभिन्न कार्यकलाप समाहित किए जाने चाहिए। उसके बाद पूर्व माध्यमिक स्तर। तो पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चे वाक्यों की संरचना को पहचानने और अपनी खुद की भाषा को रखने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। वे सामान्य, भूतकाल, तुलनात्मक शब्द तथा आभार, निवेदन या सुझाव व्यक्त करने जैसी भाषाई बारीकियों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही इस स्तर पर उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होने लगता है और सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार भी उन्हें समझ में आने लगता है। इस स्तर पर विभिन्न विषयों के महत्व, विभिन्न महापुरुषों की जीवनी, विभिन्न नैतिक आदर्शों से जुड़ी हुई कहानियाँ, वातावरण के विभिन्न अवयव आदि से जो है वो संबंधित नाटकों को चुना जा सकता है। हमें ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि इन स्तर को उम्र के वर्षों से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि आरंभिक वर्षों में बच्चे बहुत तीव्रता से सीखते हैं और एक वर्ष जैसे कम समय में भी उसकी क्षमता में बहुत फर्क आ जाता है। थोड़ा बड़ा बच्चा एक ही साल में दूसरे स्तर पर पहुंच सकता है, जबकि छोटे बच्चे को धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। अगले गतिविधि के रूप में शिक्षक स्वयं बच्चों के लिए संरचित नाटकों में सक्रिय रूप से
भागीदार बन सकते हैं। शिक्षक यदि नाट्य कला सिखाते हुए छात्रों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं रहता है अथवा ऊर्जावान नहीं बना रहता है तो वो छात्रों का उसके प्रति रुचि कम हो सकती है। अतः बच्चों को यह महसूस होना जरूरी है कि आपके भीतर प्रस्तावित नाटक एक नाटकीकरण के प्रति जोश और आप अपने द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों को बच्चों के साथ करने में आनंद का अनुभव करते हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी एवं आपका ऊर्जावान बने रहना उसके लिए एक प्रारूप या आदर्श की तरह काम करता है और उन्हें कक्षा में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगले गतिविधि के रूप में बालकों की रुचि का विशेष ध्यान रखना भी अनिवार्य होता है। सभी बच्चों के नाटकीय क्रियाकलाप न तो अच्छे ही हो सकते हैं और न उनकी रुचियां भी एक समान हो सकती है। ऐसे में यह आवश्यक होता है कि आप छात्रों की रुचि एवं उसकी एक विशेष भूमिका के लिए उसकी योग्यता का ध्यान अवश्य रखें। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे की नाटक में रुचि ना हो पर उसका मंच का संचालन जो है उसका जो कौशल है अथवा मंच की साज सज्जा का जो कौशल है वो अच्छा हो, तो ऐसे में आप उसे कोई अन्य कार्य देने के बजाय अच्छा हो यदि उसकी रुचि का कार्य सौंपें एवं उस कार्य विशेष में अपनी प्रतिभा दिखाने का उसे मौका दें। किसी भूमिका को निभाने में बच्चे अपनी रोज़मर्रा की पहचान से बाहर निकल सकते हैं और अपने संकोच से छुटकारा पा सकते हैं। यह उन बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो सामूहिक गतिविधियों में शामिल होने से बचते हैं। यदि हम उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका दे दें तो उससे उन्हें उस चरित्र को अपनाने का और अपने सामाजिक भय को तोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षक नाटक की विभिन्न भूमिकाओं का उपयोग उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं जो कक्षा में संकोची होते हैं और खुद को हमेशा पीछे रखना चाहते हैं। साथ ही उन बच्चों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कर सकते हैं जो कक्षा में समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या जिसका सामाजिक समायोजन उपयुक्त नहीं हो या जो अन्य बच्चों को परेशान करते हैं। अगले गतिविधि के रूप में नाटक की क्रिया के दौरान छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां तय करना हम कह सकते हैं। एक नाटक में कई प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें से कुछ व्यक्तिगत होते हैं। बच्चों को उसकी योग्यता के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए और उनकी दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। नाटक के विभिन्न क्रियाओं के दौरान बच्चों को एक सामूहिक निर्णय लेना पड़ता है, एक दूसरे की बातों को सुननी पड़ती है और एक दूसरे के सुझावों को महत्व देना पड़ता है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका पारस्परिक सहयोग जरूरी होता है। उन्हें अपने मतभेदों को दूर करने के तरीके ढूंढना होता है और समूह के प्रत्येक सदस्य के मजबूत पहलुओं का उपयोग करना होता है जो उनका सामाजिक समायोजन बढ़ाता है। उनका दूसरा दृष्टिकोण समझने की क्षमता का विकास करता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में उनकी मदद करता है। अगले गतिविधि के रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा का आत्मीकरण करने का प्रयास शिक्षकों द्वारा होना चाहिए। नाटक की शाब्दिक भाषा स्थानीय भाषा से चुननी चाहिए। स्थानीय भाषा के प्रयोग से बच्चा सहजता महसूस करेंगे और नाटक भी प्राकृतिक लगेगा। नाटकीकरण बच्चों को यह मौका देता है कि वे उनके द्वारा पढ़े गए या सुने गए किसी पाठ में कोई भावना या व्यक्तिगत चीज़ जोड़ सकें। कोई भी शब्द, वाक्य या लघु संवाद जो कि 2 से 4 पंक्ति का हो उसे ही लिया जाए और बच्चों से उस चरित्र की गहराई में जाकर उपयुक्त स्वर एवं भाव भंगिमाओं के साथ उसका अभ्यास करने को कहें। उदाहरण के लिए इस सरल प्रश्न
जैसे तुम्हारा नाम क्या है का मतलब भी उसको कहने के ढंग और भाग भंगिमाओं से नाटक की परिस्थिति की मांग के अनुसार अलग अलग अर्थ एवं अभिव्यक्ति हो सकती है। अगर सोच के देखा जाए तो एक लड़का किसी नए लड़के के साथ दोस्ती करना चाहता है तो यह प्रश्न कैसे पूछेगा। सोचा जाए कि यदि प्रश्न एक संदेहास्पद से दिखने वाले व्यक्ति से कैसे पूछा जाएगा और इसी सवाल का कोई अच्छा काम करने वाले बच्चे से एक शिक्षक कैसे पूछेगा। यह अभ्यास बच्चों को यह समझने में मदद करेगी कि भाषा वक्ता के स्वर और परिस्थितियों पर कैसे निर्भर करती है। अगले गतिविधि के रूप में हम बहुविषयी सामग्री का चयन कर सकते हैं। नाटक को इस्तेमाल करते समय अपना लक्ष्य बहुविषयी होना चाहिए। अन्य विषयों से लिए गए तथ्यों एवं संकल्पनाओं को अपने नाटक में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे नाटक और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। जैसे बच्चों को विभिन्न ऐतिहासिक दृश्यों का अभिनय करने को कहा जा सकता है, या फिर किसी जीव के जीवन चक्र का अभिनय किया जा सकता है। किसी संस्कृति विशेष के पहनावे और विभिन्न रीति रिवाजों की नकल कर सकते हैं। आप 21वीं सदी के विभिन्न ज्वलंत मुद्दे जैसे लैंगिक भेदभाव, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा, बाल एवं मानवाधिकार की परिस्थिति विशेष के नैतिक मूल्यों आदि पर भी प्रभावी नाट्य मंचन किया जा सकता है। प्रहसनों और स्वांगों के द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों का संप्रेषण किया जा सकता है और उसकी पड़ताल भी की जा सकती है। किसी संदर्भ के नाट्यकला का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के मानवीय व्यवहारों पर काम करने के लिए भी किया जा सकता है। अगले गतिविधियों के रूप में नाटक की गति एवं उसके छात्र केंद्रित होने पर ध्यान रखना कहा जा सकता है। नाटक कक्षा की गति तथा छात्रों की मनोदशा में बदलाव ला सकता है। नाटकीकरण छात्र केंद्रित होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल शिक्षक अपने पाठ के केंद्रित भागों से अंतर संबंध स्थापित करने के लिए कर सकें। यह एक सक्रिय गतिविधि है। इसके लिए इसका उपयोग शांतिपूर्वक किया जाने वाले वैयक्तिक कार्य के बाद कक्षा को अधिक जीवंत बनाने के लिए किया जा सकता है। अगली गतिविधि के रूप में उपयुक्त विषयों एवं गतिविधियों का चयन करना कहा जा सकता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए नाटक हेतु उपयुक्त विषय एवं गतिविधि को चुनना चाहिए। जब किसी नाटक संबंधी गतिविधि की योजना हम जानते हैं तो हमें अपना लक्ष्य का पता होना चाहिए। कुछ गतिविधियां सटीकता और प्रवाह को पैदा करने वाले कामों के लिए हो सकती हैं और कुछ भाषाई कौशल का अभ्यास करने के लिए भी हो सकते हैं। इसमें हमारा लक्ष्य पिछले पाठों को दोहराना या उसका अभ्यास करवाना भी हो सकता है, या फिर हमारा लक्ष्य पाठ के गति को बदलना भी हो सकता है। अतः उद्देश्यों से तारतम्य रखने वाले गतिविधि को ही चुनना चाहिए। अगले गतिविधि के रूप में कक्षा को व्यवस्थित करना हम कह सकते हैं। नाटक एवं उसके पूर्वाभ्यास के दौरान कक्षा को उसके अनुरूप व्यवस्थित करना भी कभी भूलना नहीं चाहिए। स्थान को बाधा मुक्त बनाकर रखना चाहिए। यदि कुर्सियों, मेज़ों आदि को हटाने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें या तो कक्षा के एक किनारे में रख देना चाहिए या फिर उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रदर्शन कला की अधिकांश गतिविधियां बच्चे खड़े रहकर ही करते हैं और आमतौर पर कक्षा के सामने वाली जगह पर्याप्त होती है। यदि बच्चे गोले में खड़े हों या समूहों में काम कर रहे हों तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। अगली गतिविधि के रूप में हम अपनी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक व्यक्त करना कह सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम नाट्य कला को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चों के प्रभावी अधिगम के लिए सिर्फ नाटक कला का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को अधिगम का एक रोचक तरीका सिखा रहे हैं। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य नाटक की पूरी प्रक्रिया, नाटक की तैयारी से लेकर आखिरी तक उसका आपसी सहयोग, उसके द्वारा लिए गए निर्णय,
उनके संवाद एवं नाटक के मंचन के दौरान उसका आपसी समन्वय, इन सब का विश्लेषण करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। किए हुए हर अच्छे कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनके लिए चाहिए कि जब बच्चे गतिविधि में संलग्न हों तो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य को ध्यान से देखें और सुनें, उसके काम में दखल देने की कोशिश न करें और जो आप देखते हैं उसका नोट्स बनाते जाएं। जब वे अपना काम खत्म कर लें तब कुछ समूहों से अपना काम दिखाने को कहा जा सकता है और फिर उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। ऐसा करने से के कई तरीके हो सकते हैं। एक प्रतिक्रिया शीट तैयार कर और उसका भी उपयोग किया जा सकता है। एक प्रश्नावली के द्वारा यदि संभव हो तो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी लिया जा सकता है। कुछ भी अगर नकारात्मक दिखे तो उसकी सकारात्मक शब्दों में आलोचना करना चाहिए। यदि रचनात्मक प्रतिक्रिया नाटकीकरण की गतिविधियों का नियमित हिस्सा बन जाए तो बच्चे धीरे धीरे नाटकीकरण की अपनी क्षमताओं और अपनी भाषाओं में सुधार कर लेंगे और साथ ही अपनी दैनिक जीवन में भी रचनात्मक आलोचना सुनने और अपने में उन कमियों को दूर करने के वो अभ्यस्त हो जाएंगे और बच्चों को भविष्य में उसका बहुत ही सकारात्मक लाभ मिलेगा। अस्तु।